हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो से हम लोग हमारी जो यूनिट 3 है सीएनआई की, जिसका नाम है रिफॉर्म एंड रेसिस्टेंस, उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। एंड हमारे सेकंड पार्ट का जो टॉपिक है वो है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो ये जो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हुई थी, ये 19th सेंचुरी में हुई थी। तो 19th सेंचुरी के दौरान क्या था, जो हमारी इंडिया की सोसाइटी थी उसमें काफ़ी सारे सोशल ईवल्स थे। यानी कि हमारी जो सोसाइटी थी, भारतीय समाज था, उसमें काफ़ी सारी बुराइयाँ थी। तो क्या क्या बुराइयाँ थी, जैसे कि सती। तो क्या था कि अगर किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस पर्टिकुलर वुमेन के हस्बैंड के फ्यूनरल पे उस वुमेन को भी जला दिया जाता था जिसके हस्बैंड की डेथ हुई है। तो इस तरह की क्रूअल प्रैक्टिस को हम लोग सती प्रथा बोलते थे। तो सती प्रथा जो है उसको हमारी इंडियन सोसाइटी में प्रैक्टिस किया जाता था। और क्या किया जाता था, छोटे छोटे बच्चों की जो है शादी कर दी जाती थी। 10 साल के 11 साल के जो बच्चे थे उनकी शादी कर दी जाती थी, जब उनको ये भी नहीं पता होता था कि शादी का मतलब क्या है। इससे क्या होता था कि गर्ल्स को अर्ली प्रेगनेंसीज जो है वो फेस करनी पड़ती थी, जिससे उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो ख़राब होती थी। और क्या किया जाता था इंडियन सोसाइटी में, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था। कुछ वर्ग ऐसे थे सोसाइटी में जो अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करते थे और बाकियों को इन्फीरियर मानते थे। और हमारे समाज में फीमेल इलिटरेसी भी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि हमारा जो समाज था वो पैट्रियार्कल समाज था, पुरुष प्रधान समाज था। तो उसमें क्या था कि जो फीमेल्स थी उनको पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी पहले। तो जो फीमेल इलिटरेसी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और हमारे समाज में अनटचेबिलिटी भी ज़्यादा थी। कुछ ऐसे लोग जो कि अपने आप को उच्च वर्ग का मानते थे, कुछ ऐसी कास्ट जो अपने आप को सुपीरियर और अपर कास्ट का मानती थी, वो लोअर कास्ट के लोगों को जो है अछूत समझती थी। ऐसा समझती थी कि इनको टच करना भी जो है वो पाप है, इनको टच करने से हम लोग जो हैं वो पल्यूट हो जाएंगे। तो इस तरह की जो थिंकिंग थी हमारे समाज में, वो भी हम कह सकते हैं कि एक टाइप का सोशल ईवल ही था। उसके बाद जो वुमेन विडोज़ थी, विडो वुमेन जो थी, उनके ऊपर भी काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस थी। फॉर एग्जांपल जो जिन वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उन वुमेन को या तो सती कर दिया जाता था, सती प्रथा के थ्रू उनको भी जला दिया जाता था उनके हस्बैंड के साथ। और अगर नहीं जलाया जाता था इन केस, तो उनको दोबारा जो है वो शादी नहीं करने दी जाती थी। तो यानी कि विडोज़ के ऊपर जो है वो काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस थी। तो इस तरह की कुछ सोशल ईवल्स जो है वो हमारी इंडियन सोसाइटी में उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। तो इसी टाइम पे और क्या था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया और न्यू आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी, रैशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। तो एक साइड आप देख रहे हो कि कुछ बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब सोशल प्रैक्टिसेस थी इंडियन सोसाइटी में। और ऑन द अदर हैंड आप देख रहे हो कि जो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, न्यू आइडियाज़ को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तो एक ऐसे समाज में जहाँ पे वुमेन को जो है पढ़ने की इजाज़त नहीं है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती है, इस तरह की सती प्रथा जैसी क्रूअल प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं। तो इस तरह के समाज में जब वेस्टर्न एजुकेशन आई और मॉडर्न आइडियाज़ आए, तो क्या जो है इंडियन सोसाइटी किस तरफ जो है जाती है, वहीं बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है वो बताया गया है। तो जब ये चीज़ होती है कि ब्रिटिशर्स इन सब चीज़ों को इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है कि काफ़ी सारे इंडियन रिफॉर्मर्स क्या करते हैं, वो मूवमेंट्स स्टार्ट कर देते हैं इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, इंडियन सोसाइटी में थोड़ा सुधार लाने के लिए। जो इंडियन रिफॉर्मर्स होते हैं वो काफ़ी सारी मूवमेंट्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जब वेस्टर्न एजुकेशन लाई और न्यू आइडियाज़ लाए, तो जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे ना, उनको एक बेस मिल गया मूवमेंट्स को स्टार्ट करने का, ठीक। तो उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो लाए हैं। इस चीज़ का फ़ायदा इंडियन रिफॉर्मर्स ने उठाते हुए काफ़ी सारी मूवमेंट्स को इंडिया में स्टार्ट कर दिया। और जो इंडियन कल्चर के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे उनको बरकरार रखा इंडियन रिफॉर्मर्स ने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे वो पूरी तरीके से इंडियन सोसाइटी को बदलना चाहते थे, नहीं। वो जो सिर्फ ईवल प्रैक्टिसेस थी इंडियन सोसाइटी में, उसको जो है रिफॉर्म करना चाहते थे, उसमें जो है सुधार लाना चाहते थे। जो पॉजिटिव चीज़ें थी इंडियन सोसाइटी की, उसको इंडियन रिफॉर्मर्स ने जो है वो पूरी तरीके से बरकरार रखा। तो जिन मूवमेंट्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो उन्होंने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया, और उसी से इंडिया में जो है वो नेशनलिज्म की राइज़ हुई। तो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स जो हैं ये क्यों बेसिकली इंडिया में लाए गए, ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है। तो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हैं ये क्या थे, ये एफर्ट्स थे जो कि इंडियन रिफॉर्मर्स ने किए 19th सेंचुरी के दौरान, ताकि वो इंडियन सोसाइटी से जो सोशल ईवल्स हैं, हमारे समाज में जो सोशल ईवल्स थे उनको रिमूव कर सकें। इसीलिए सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हैं वो इंडियन रिफॉर्मर्स ने लाई। तो क्यों लाई, इसके पीछे क्या कारण है। तो पहला कारण है स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। तो हमने देखा कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को जो है इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इंडिया के जो लोग थे वो वेस्टर्न एजुकेशन से उनके दिमाग जो हैं वो थोड़े थोड़े खुल रहे थे, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। उनके दिमाग में जो है वो मॉडर्न आइडियाज़ जा रहे थे, लिबर्टी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, इक्वालिटी हो गया, ठीक है, जस्टिस हो गया। इस तरह के आइडियाज़ जो हैं वो इंडियन लोग जो है सीख रहे थे, उनमें सुधार आ रहा था।
जो इंडियन लोग थे वो अवेयर हो रहे थे, ठीक है। तो इंडियन लोग जब अवेयर हो रहे थे तो इसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो इंडियन रिफॉर्मर्स ने उठाया और उन्होंने काफ़ी सारी मूवमेंट्स जो हैं इंडियन सोसाइटी को सुधार के लिए वो इंडिया में लॉन्च कर दी, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि काफ़ी सारे इंडियन लोग जो हैं वो अवेयर हो चुके हैं। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ एनलाइटनमेंट आइडियाज़। तो काफ़ी सारे एनलाइटनमेंट आइडियाज़ जो हैं वो भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। जैसे जस्टिस का आइडिया हो गया, फ्रेटर्निटी का आइडिया हो गया, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का आइडिया हो गया। तो इससे भी जो इंडियंस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आई, ठीक है, कि सोसाइटी में इस तरह से नहीं रहना है, इस तरह से रहना है, ठीक है। काफ़ी मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को के बारे में जब जो इंडियन लोग हैं उनको पता चला, ह्यूमन राइट्स के बारे में पता चला, तो उन्होंने ये जो सोशल इवल्स हैं सोसाइटी में इनको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। और जो इंडियन रिफॉर्मर्स हैं जो कि डिफरेंट मूवमेंट्स जो हैं वो लॉन्च करते हैं इंडिया में, उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो क्या करते हैं, इंडियन सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इंडियन सोसाइटी में जो रिलीजन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस हैं, काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वासी हैं और काफ़ी फालतू की प्रैक्टिसेस जो हैं वो इंडिया में चलती हैं, ठीक है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने इंडियन सोसाइटी को जो है और इंडियन रिलीजन्स को जो है उसका जो उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उनको हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे जो इंडियन रिफॉर्मर्स हैं उनके अंदर ये एक विश पैदा हुई कि हमारी इंडियन सोसाइटी को कोई गलत ना बोले, हम अपनी इंडियन सोसाइटी को इम्प्रूव करें। तो इसलिए भी इंडियन रिफॉर्मर्स ने डिफरेंट मूवमेंट्स को लॉन्च किया। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है। तो इंडिया में काफ़ी एजुकेटेड लोग जो हैं मिडिल क्लास वर्ग के, वो धीरे धीरे जो है जाग रहे थे, ठीक है। तो उनको भी ऐसा लग रहा था कि ये जो इतने टाइम से हमारी इंडियन सोसाइटी में जो सोशल इवल्स प्रिवेल कर रहे हैं ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते भी उन्होंने जो इंडियन रिफॉर्मर्स हैं उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद है राइज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड न्यूज़पेपर्स। तो जो प्रिंटिंग प्रेस थी, ठीक है, जो कि मैगजीन्स वगैरह न्यूज़पेपर्स वगैरह छापती थी, तो उसने भी जो इंडियन सोसाइटी में जो सोशल इवल्स थे उनको प्रिंट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कि ये जो इवल्स हैं ये गलत हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट देते हुए जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स वगैरह हैं, उन्होंने इंडियन ऑडियंस के दिमाग पे एक बहुत गहरा इम्पैक्ट डाला। और सारे लोग जो हैं जो भी मतलब न्यूज़पेपर्स वगैरह या प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू जागरूक हुए, उन्होंने सोशल इवल्स को जो है वो हम कह सकते हैं उसके अगेंस्ट बात करना स्टार्ट कर दिया और इंडियन रिफॉर्मर्स को जो है सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। लोगों को लगा कि अभी ये जो सोशल इवल्स हमारी इंडियन सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं, ठीक है, इनको जो है रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। और जो इंडियन लोग थे और जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे उनकी ये विश थी, उनकी ये डिज़ायर थी कि वो इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है, इंडिया की बहुत अच्छी पोजीशन थी वर्ल्ड में, ठीक है, कि मतलब इंडियन सोसाइटी ऐसी है, इंडिया का जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है, ठीक है। तो इतने रिच कल्चर में जब इस तरह की कुछ सोशल इवल्स, कुछ ऐसी गलत प्रैक्टिसेस जब देखने को मिलेंगी, तो इससे मतलब इंडिया की इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, इंडिया की इमेज जो है वो ख़राब होगी, ठीक। तो इस चीज़ को देखते हुए जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे और जो इंडियन लोग थे उन्होंने एक तरीके से ये ठान लिया कि अभी जो सोशल इवल्स हैं सोसाइटी में उनको जो है रिमूव करना है और इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको दोबारा से बरकरार करना है। उसके बाद क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। नेशनल कॉन्शियसनेस यानी कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो धीरे धीरे जब ये इंडियन रिफॉर्मर्स ने, जैसे कि ज्योतिराव फुले हो गए, राजा राम मोहन रॉय हो गए, तो जब इन्होंने डिफरेंट सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो है वो लॉन्च की, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं इन मूवमेंट्स में आए, इन मूवमेंट्स से जुड़े, ठीक है। तो काफ़ी सारे इंडियन लोग जो हैं इन मूवमेंट्स के थ्रू यूनाइट हुए। तो जब वो यूनाइट हुए तो लोगों में नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो डेवलप हुआ, कॉमन आइडेंटिटी का जो आइडिया है वो डेवलप हुआ और लोगों को ये चीज़ लगी कि हमें जो है ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना होगा, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थी इनकी वजह से नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप हुआ, क्योंकि जब लोग इकट्ठे हुए, यूनाइट हुए, तो उन्होंने अपनी जो कॉमन आइडेंटिटी है उसको पहचाना और इस चीज़ को फील किया कि हमें अपने देश को जो है वो ब्रिटिशर्स से बचाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की वजह से नेशनलिज्म का आइडिया जो है वो ग्रो हुआ। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं कि क्यों रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हैं वो इंडिया में लाई गई। अब बात करते हैं ब्रह्मो समाज की। तो जो ब्रह्मो समाज है उसको 1828 में फाउंड किया गया बाय राजा राम मोहन रॉय इन कैलकाटा। तो ये जो पर्सन आप देख रहे हैं ये राजा राम मोहन रॉय हैं। इन्होंने 1828 में ब्रह्मो समाज को फाउंड किया कैलकाटा में, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मो समाज है ये पहला मेजर सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था मॉडर्न इंडिया का, ठीक है। तो सबसे पहली मूवमेंट जो लॉन्च की गई, सबसे पहली सोशल और रिलीजियस मूवमेंट जो इंडिया में लॉन्च की गई, इंडिया की जो इविल प्रैक्टिसेस थी उसको ख़त्म करने के लिए, वो पहली मूवमेंट का नाम है ब्रह्मो समाज। तो ये जो ब्रह्मो समाज था ये वेस्टर्न एजुकेशन से इन्फ्लुएंस्ड था, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन में काफ़ी सारे मॉडर्न आइडियाज़ को इंडिया में प्रपोज किया गया, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, फ्रेटर्निटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट मॉडर्न और अच्छे आइडियाज़ को जब वेस्टर्न एजुकेशन ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ ब्रह्मो समाज, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो जो ब्रह्मो समाज है वो सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन से ही प्रभावित था, बल्कि वो जो उपनिषेदास हैं उनसे भी प्रभावित था। ब्रह्मो समाज जो है वो सिर्फ एक ही भगवान में जो है मानता था कि भगवान जो है वो सिर्फ एक ही हैं, ठीक है। डिफरेंट गॉड्स जो हैं जिनको हम लोग मानते हैं वो बेसिकली एक ही भगवान की फॉर्म है, ठीक है। और ब्रह्मो समाज ने आइडल वर्शिप को जो है रिजेक्ट किया है, मूर्ति पूजन को टोटली रिजेक्ट किया है। इनका मानना है कि किसी मूर्ति की पूजा करके हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये मूर्ति हमारी भगवान है। बेसिकली जो भगवान है वो हमारे अंदर है, ठीक है, एक ही भगवान है।
दुनिया में, ठीक है। और मूर्ति पूजा जो है उसको जो है पाखंड समझता है ब्रह्मो समाज, ठीक है। और जो फालतू के रिचुअल्स हैं और जो फालतू की सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास हैं, उनको भी जो है रिजेक्ट किया है ब्रह्मो समाज ने, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मो समाज की जो मूवमेंट थी, ये लोगों को एनकरेज करती है कि आप रीज़न का यूज़ करो, रैशनल थिंकिंग का यूज़ करो रिलीजियस मैटर्स में, ठीक है। ऐसे नहीं है कि किसी पंडित ने अगर कुछ बोल दिया तो आप उसको जो है ऐसे ही मान लो, बिना उस पर्टिकुलर चीज़ को क्वेश्चन करे, ठीक है। ऐसे ही किसी भी रिलीजियस चीज़ को मानना जो है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है, अपने माइंड का यूज़ करना है, ठीक है। कोई भी अगर रिलीजियस मैटर की चीज़ है तो उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश जो है वो करनी है, ये ब्रह्मो समाज बेसिकली कहता है, ठीक है। ब्रह्मो समाज जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली अपोज करता है सोशल इवल्स को, ठीक है। जैसे कि सती प्रथा हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गई, ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया और पॉलीगैमी हो गया। पॉलीगैमी क्या होता है, ठीक है, पॉलीगैमी होता है जब मेल जो है वो एक से ज़्यादा शादियाँ करता है, ठीक है, 2-3 वाइफ्स या उससे ज़्यादा वाइफ्स अगर रखता है, ठीक है, ज़्यादा पत्नियाँ रखता है कोई एक मेल अगर, तो उसको पॉलीगैमी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस थी उसको जो ब्रह्मो समाज है वो काफ़ी ज़्यादा अपोज करता है, ठीक है। ब्रह्मो समाज जो है सपोर्ट किसको करता है, विडो रीमैरिज को सपोर्ट करता है कि अगर कोई विडो है तो हमने पढ़ा था कि उसको दोबारा शादी नहीं करने दी जाती थी, लेकिन ब्रह्मो समाज जो है वो विडो रीमैरिज को सपोर्ट करता है कि बेशक अगर किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको अपनी ज़िंदगी जो है वो दोबारा से शुरू करने का पूरा हक है। और ब्रह्मो समाज जो है वो वुमेन एजुकेशन को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है और इक्वल राइट्स फॉर वुमेन को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय जो थे वो ऐसा मानते थे कि जो रिलीजन है उसको मोरालिटी को प्रमोट करना चाहिए, इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए और ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना चाहिए रैदर देन ब्लाइंड कस्टम्स, ठीक है। यानी कि राजा राम मोहन रॉय का ऐसा मानना था कि जो धर्म होता है, जो रिलीजन होता है, उसको क्या प्रमोट करना चाहिए, मोरालिटी को प्रमोट करना चाहिए, इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए कि सब लोग इक्वल हैं, ठीक है। उसको इंसानियत को प्रमोट करना चाहिए, ना कि अंधविश्वास को या अंधाधुन कस्टम्स को, ठीक है। फालतू के रिचुअल्स, फालतू के कस्टम्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए, बल्कि इंसानियत को प्रमोट करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या थी ब्रह्मो समाज की, जो इसका कैंपेन था अगेंस्ट द सती प्रथा, वो जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी ब्रह्मो समाज की, ठीक है। तो जब ब्रह्मो समाज ने सती प्रथा के अगेंस्ट एक कैंपेन लॉन्च किया तो क्या हुआ, सती प्रथा को एबॉलिश कर दिया गया 1829 में बाय लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट जो है मानी जाती है ब्रह्मो समाज की, कि ब्रह्मो समाज ने सती प्रथा के अगेंस्ट कैंपेन किया और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, उन्होंने 1829 में सती प्रथा को एबॉलिश कर दिया, ठीक है। जो ये मूवमेंट है हमारी ब्रह्मो समाज की, इसने किस चीज़ को प्रमोट किया, मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, ठीक है। साइंस की स्टडी को काफ़ी इनकरेज किया, इंग्लिश की स्टडी को काफ़ी इनकरेज किया। जो हिस्टोरियंस हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो ब्रह्मो समाज है ये इंडियन रेनेसांस की और जो हमारी जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उसकी एक बिगनिंग है, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मो समाज जो है वो पहली सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी। इसके बाद बैक टू बैक काफ़ी सारी डिफरेंट मूवमेंट्स जो हैं वो आती हैं, ठीक। और ब्रह्मो समाज को एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो माना जाता है टुवर्ड्स मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म के ग्रो होने में, लोगों में जो देशभक्ति की भावना है उसको ग्रो करने में ब्रह्मो समाज का जो है वो बहुत बड़ा हाथ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मो समाज में काफ़ी सारे लोग जुड़े, काफ़ी सारे लोग यूनाइट हुए और फिर धीरे धीरे लोगों के अंदर कॉमन आइडेंटिटी की फीलिंग आई और लोगों के अंदर ये विश्वास जागा कि उनको ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट्स लॉन्च की गई डिफरेंट इनकी वजह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जो है जागी और इसी वजह से बाद में जो है इंडियंस जो हैं वो अपने फ्रीडम फाइटर्स के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकाल पाए। यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है। तो जो यंग बंगाल मूवमेंट है उसको स्टार्ट किया था हेनरी डेरोजियो ने, ठीक। कब स्टार्ट किया था, 1828 में स्टार्ट किया था एट हिंदू कॉलेज कलकत्ता। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला हिंदू कॉलेज जो है उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कलकत्ता वाला जो हिंदू कॉलेज है उसकी बात की जा रही है, ठीक। तो जो यंग बंगाल मूवमेंट है उसको हेनरी डेरोजियो नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने स्टार्ट किया था 1828 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में, ठीक है। जो डेरोजियो थे इन्होंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंस्पायर किया, क्या इंस्पायर किया कि जो ओल्ड बिलीव्स हैं, जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं, जो पुरानी मान्यताएं चली आ रही हैं, उनको क्वेश्चन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्सन कह रहा है कि ये चीज़ जो है बहुत सालों से चली आ रही है तो आप भी उसको अंधविश्वासों की तरह उस चीज़ के ऊपर विश्वास कर लो या उस चीज़ को मानने लग जाओ, ठीक है। जो चीज़ आपको गलत लग रही है, जो चीज़ जो है ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है, जो चीज़ क्रूअल है, जो चीज़ हार्श है, आपको उस चीज़ को जो है क्वेश्चन करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, ठीक। और इंडिपेंडेंटली जो है सोचना चाहिए, किसी के दबाव में आकर जो है किसी चीज़ को नहीं मानना चाहिए, किसी रिलीजियस प्रैक्टिस को नहीं मानना चाहिए। ऐसा डेरोजियो जो है वो अपने स्टूडेंट्स को कहते थे। तो ये जो मूवमेंट थी ये किन आइडियाज़ से प्रभावित थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज़ थे उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या आइडियाज़ थे, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, ठीक है। लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, इक्वालिटी यानी कि सब लोग बराबर हैं, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, ठीक है, भाईचारे की भावना। तो ये कुछ आइडियाज़ थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो जो यंग बंगाल मूवमेंट है वो इन्हीं फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। और जो यंग बंगाल मूवमेंट है उसने रैशनलिज्म को प्रमोट किया है ओवर सुपरस्टिशन, यानी कि बंदे में जो है
वो सुपरस्टिशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, रैशनलिज्म होना चाहिए। हमें रीज़न के थ्रू जो है चीज़ों को समझना चाहिए। कोई भी अगर चीज़ है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, कि अगर साइंटिफिक रीज़न है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपना माइंड लगा के जो है चीज़ों को समझना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास। तो अंधविश्वास से निकलकर हमें रैशनलिज्म की तरफ, रीज़न की तरफ जो है जाना चाहिए, ऐसा डेरोजियो कहते हैं, ठीक। तो जो इस मूवमेंट के जो मेंबर्स थे वो क्या करते हैं, आइडल वर्शिप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मो समाज की तरह यंग बंगाल मूवमेंट के भी जो मेंबर्स होते हैं वो मूर्ति पूजन को जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि कोई कास्ट जो है सुपीरियर नहीं होती, ठीक है। कोई पर्सन जो है वो सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होता, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। तो जिनको आप लोअर कास्ट कह रहे हो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करना बहुत ज़्यादा गलत है। और जो यंग बंगाल मूवमेंट है ये चाइल्ड मैरिज को जो है क्रिटिसाइज़ करती है, और काफ़ी सारी सोशल इनइक्वालिटीज़ थी समाज में, जैसे वुमेन को पढ़ने नहीं दिया जाता था, मेल जो थे वो पढ़ सकते थे, ठीक है। अपर कास्ट के जो लोग थे वो वेदास को पढ़ सकते थे, लोअर कास्ट के लोग नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह की जो सोशल इनइक्वालिटीज़ थी उनको भी जो है क्रिटिसाइज़ किया है यंग बंगाल मूवमेंट ने। तो ये जो मूवमेंट होती है ये मानती है कि सोसाइटी जो है वो रीज़न के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, साइंटिफिक थिंकिंग और इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर जो है वो बेस्ड होनी चाहिए, ठीक। जो यंग बंगाल मूवमेंट थी वो ओपन डिबेट्स को इनकरेज करती थी और डिस्कशंस को जो है इनकरेज करती थी, इंस्टेड ऑफ कि आप ब्लाइंडली जो है ट्रेडिशंस को फॉलो करते जाओ, ठीक है। तो बेसिकली जो यंग बंगाल मूवमेंट थी उसका ये कहना था कि हमें ऐसे ही अंधाधुंध किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है, उसको हमें क्वेश्चन करना चाहिए। हमें अंधविश्वास में जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। जो ये मूवमेंट है ये इतना ज़्यादा जो सपोर्ट है वो तो गेन नहीं कर पाई, ठीक है। क्यों नहीं गेन कर पाई, क्योंकि डेरोजियो जो है उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद ये मूवमेंट जो है वो इतना चल नहीं पाती और इतने सारे लोगों को अपने साथ जो है वो यूनाइट नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी ये एक स्पिरिट क्रिएट करती है क्रिटिकल थिंकिंग की एजुकेटेड इंडियंस के बीच, ठीक है। जो पढ़े लिखे इंडियंस थे उनके बीच ये चीज़ जो है वो उनके माइंड में क्लिक करती है कि हमें अंधविश्वास जो है उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, रीज़न के थ्रू चीज़ों को जो है हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बेशक ये मूवमेंट जो है इतना ज़्यादा मास सपोर्ट जो है गेन नहीं कर पाई, इसमें ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पाए डेरोजियो की डेथ के बाद, लेकिन फिर भी ये मूवमेंट जो है ये बाकी आने वाले जो रिफॉर्मर्स हैं उनके ऊपर अच्छा प्रभाव डालती है, उनको इन्फ्लुएंस करती है, उनको प्रेरित करती है और एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है इन स्प्रेडिंग मॉडर्न एंड लिबरल आइडियाज़ इन इंडिया। नाउ द नेक्स्ट इज़ प्रार्थना समाज। तो जो प्रार्थना समाज था उसको 1867 में फाउंड किया गया था बाय आत्माराम पांडुरंग इन बॉम्बे, मुंबई, ठीक है। तो जो प्रार्थना समाज है उसको 1867 में जो है फाउंड किया जाता है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, मुंबई में, या बॉम्बे जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पिक्चर आप देख सकते हो ये आत्माराम पांडुरंग जी की है, ठीक है। और कौन कौन प्रोमिनेंट लीडर्स थे इस मूवमेंट के, महादेव गोविंद रनाडे और आरजी भंडारकर, ठीक। तो ये जो प्रार्थना समाज था ये ब्रह्मो समाज से इंस्पायर्ड था। प्रार्थना समाज की क्या मान्यताएं थी, ये किस चीज़ में बिलीव करता था, तो प्रार्थना समाज जो है वो ब्रह्मो समाज की तरह सिर्फ वन गॉड में बिलीव करता था, ठीक है। ये कहता था कि वर्शिप जो है वो सिंपल होनी चाहिए, फालतू के जो रिचुअल्स हैं, फालतू के जो रीति रिवाज हैं वो नहीं होने चाहिए, सिंपल तरीके से हमें जो है भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पता नहीं कितने कितने किलो जो है वो फल चढ़ा रहे हो या प्रसाद चढ़ा रहे हो, ठीक है। मतलब इस तरह की फालतू की जो रिचुअल्स हैं उनको जो है हमें प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो है मान लो अफोर्ड नहीं कर सकता है काफ़ी सारा प्रसाद या काफ़ी सारे फ्रूट्स या और भी जो काफ़ी सारे रिचुअल्स होते हैं, मान लो वो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन सोसाइटी में इस तरह का एक नॉर्म बन गया है अब इस तरह के रिचुअल्स को प्रैक्टिस करना, तो उसको भी जो है कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाकर जो है ज़बरदस्ती सारी चीज़ों का प्रबंध करना पड़ रहा है, ठीक है। फालतू के रिचुअल्स को जो है वो शो करना पड़ रहा है दुनिया को। तो इसी चीज़ के तहत जो प्रार्थना समाज के जो लोग हैं वो कहते हैं कि सिंपल वर्शिप जो है वो हमें करनी चाहिए, भगवान जो है वो हमारी सच्ची श्रद्धा को देखते हैं, ना कि हम उनको क्या ऑफर कर रहे हैं उन चीज़ों को देखते हैं। तो ये जो प्रार्थना समाज था ये मेनली फोकस करता है सोशल रिफॉर्म्स पे, ठीक है, रेदर देन रिलीजियस डिबेट्स, ठीक है। रिलीजियस डिबेट्स के बारे में, रिलीजन के बारे में कोई बात नहीं करता, ये बेसिकली समाज में क्या क्या बुराइयां हैं और उनको हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं इसी के बारे में बात करता है, ठीक है। ये विडो रीमैरिज को सपोर्ट करता है, वुमेन की एजुकेशन को सपोर्ट करता है, इंटर कास्ट मैरिजेस को भी सपोर्ट करता है और चाइल्ड मैरिज को अपोज करता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करता है और अनटचेबिलिटी को अपोज करता है। जो लीडर्स हैं प्रार्थना समाज के वो क्या मानते हैं कि इंडियन सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस कर सकती है थ्रू एजुकेशन एंड ग्रेजुअल रिफॉर्म, ठीक है। कि पढ़ाई लिखाई से ही, एजुकेशन से ही जो इंडियन सोसाइटी है, भारतीय समाज है, उसमें जो है बदलाव आ सकता है और बदलाव भी जो है वो एकदम अचानक नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। जो प्रार्थना समाज है वो मेनली वेस्टर्न इंडिया में जो है उसने काम किया, ठीक है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, ठीक। और उसने काफ़ी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स जो है रिफॉर्म के उनको इनकरेज किया, ठीक है। कि मतलब अगर सोसाइटी में कोई आपने रिफॉर्म लाना है तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए लॉज वगैरह बना सकते हो, ठीक है। पीसफुली अपनी बात को रखना है, इन सब चीज़ों को इनकरेज करता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज ने क्या किया, इसने हेल्प की मॉडर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने में, सोशल अवेयरनेस को स्प्रेड करने में, और काफ़ी सारे फ्यूचर रिफॉर्मर्स जो भी आएंगे, आप आगे उनका नाम पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे फ्यूचर रिफॉर्मर्स जो थे महाराष्ट्र में, उनको इन्फ्लुएंस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो प्रार्थना समाज करता है। अब बात करते हैं
आर्य समाज की। ठीक है, तो जो आर्य समाज है उसको फाउंड किया गया था 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, बॉम्बे में। तो ये जो पर्सन आप देख रहे हैं ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो आर्य समाज को इन्होंने 1875 में फाउंड किया था बॉम्बे में। तो आर्य समाज का एक फेमस स्लोगन है, क्या है? बैक टू द वेदास। ठीक है, बैक टू द वेदास का क्या मतलब है? जो दयानंद सरस्वती थे वो ऐसा मानते थे कि जो वेदास हैं, ठीक है, उनमें क्या है? ट्रू नॉलेज है, और इंडियन सोसाइटी जो है उसको अपनी ओरिजिनल टीचिंग्स जो है उसकी तरफ जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो ऐसा मानते थे कि इंस्टेड ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन एंड जो भी चीज़ें इंडिया में इंट्रोड्यूस की जा रही थी बाय द ब्रिटिशर्स, वो कहते हैं कि हमें उनको जो है पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत जो है नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमारी जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं, हमारे जो वेदास हैं, हमारे जो उपनिषेद्स हैं, मतलब हमारे जो हिंदूज़ के जो रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं वही हमारे लिए काफ़ी हैं। उनमें जो है ट्रू नॉलेज जो है वो दी गई है, और हमें अपनी ओरिजिनल टीचिंग्स जो हैं उसकी तरफ जाना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं ये भी ब्रह्मो समाज की तरह और प्रार्थना समाज की तरह आइडल वर्शिप को, यानी कि मूर्ति पूजन को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, फालतू की जो सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास हैं, उसको भी रिजेक्ट करते हैं, और मीनिंगलेस रिचुअल्स जिनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उनको भी जो है रिजेक्ट करते हैं। तो जो आर्य समाज है वो जो कास्ट बेस्ड ऑन बर्थ होती है, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे का जन्म जो है एक पर्टिकुलर कास्ट में हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि ये पर्सन जो है इसी कास्ट का है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक क्षत्रिय फैमिली में किसी क्षत्रिय बच्चे की बर्थ हो जाती है तो वो बच्चा बाय बर्थ ही क्षत्रिय हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो बर्थ बेस्ड जो कास्ट सिस्टम है उसको जो आर्य समाज है वो अपोज करता है। ठीक है, और चाइल्ड मैरिज को और अनटचेबिलिटी को भी जो है अपोज करता है आर्य समाज। और सपोर्ट किस किस चीज़ को करता है? वुमेन की एजुकेशन को, विडो मैरिज को, और सोशल इक्वालिटी को। ठीक है, तो मोस्टली जो आप डिफरेंट समाज, डिफरेंट मूवमेंट्स पढ़ रहे हो, ये बेसिकली जो इन्हीं सब चीज़ों को जो है रिजेक्ट करता है। आइडल वर्शिप हो गया, सुपरस्टिशन, मीनिंगलेस रिचुअल्स, ठीक है, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, सती प्रथा, ठीक है, नो विडो मैरिज, इन सब चीज़ों को अपोज करता है, और वुमेन की एजुकेशन को और विडो मैरिज को और सोशल इक्वालिटी को सपोर्ट करता है। तो इसमें मतलब आपको सब में कुछ बहुत डिफरेंट याद करने की जो है ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सभी में सेम चीज़ ही है। और क्या करता है आर्य समाज? आर्य समाज ने क्या किया? शुद्धि मूवमेंट को स्टार्ट किया। शुद्धि मूवमेंट के तहत क्या हुआ कि जिन लोगों को जो है डिफरेंट रिलीजन्स में कन्वर्ट किया गया था उनको वापस उनके पुराने वाले रिलीजन में जो है लाया गया शुद्धि मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो इंडिया में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ के आने के बाद मान लो ज़बरदस्ती जो है उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो शुद्धि मूवमेंट करके क्या किया गया? उनको वापस उनके जो रिलीजन्स हैं, हिंदू या मुस्लिम, उसमें दोबारा अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये थी शुद्धि मूवमेंट। और एजुकेशन जो था वो काफ़ी मेजर फोकस था आर्य समाज का। ठीक है, आर्य समाज ने काफ़ी सारे DAV स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं उनको एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है DAV, इसका क्या मतलब है? DAV वर्ड का मतलब है दयानंद एंग्लो वैदिक। ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक का क्या मतलब है? एंग्लो यानी कि जो वेस्टर्न आइडियाज़ वगैरह से प्रेरित है, और वैदिक यानी कि जो चीज़ें जो हैं वो इंडियन कल्चर से प्रेरित हैं। ठीक, तो जो आर्य समाज था ये दोनों तरह की चीज़ों को जो है वो सपोर्ट करता था। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं ये वेस्टर्न एजुकेशन की भी सपोर्ट करता था, और कुछ चीज़ें जो हैं वो जो इंडिया के जो वेदास थे, ठीक है, इंडिया के जो पुराने रिटन टेक्स्ट्स हैं, कुछ उनकी टीचिंग्स को भी जो है आर्य समाज जो है वो सपोर्ट करता है। ठीक, तो दोनों का मिक्सचर हम लोग कह सकते हैं आर्य समाज जो है वो सपोर्ट करता है। जो मूवमेंट है वो क्या प्रमोट करती है? सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रमोट करती है, नेशनलिज्म को प्रमोट करती है, और इंडियन कल्चर जो है उसमें हमारी शान है, उसमें हमारी प्राइड है। ठीक है, इस चीज़ को जो है मूवमेंट प्रमोट करती है। इस मूवमेंट ने काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स को इंस्पायर किया, और काफ़ी आने वाले जो रिफॉर्मर्स हैं उनको भी जो है इंस्पायर किया, उनको भी प्रेरित किया। हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि ये जो आर्य समाज है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रिफॉर्म मूवमेंट्स में से एक है लेट 19th सेंचुरी की। ठीक है, तो जैसे ब्रह्मो समाज जो है क्योंकि वो स्टार्टिंग थी, ये जो सारी मूवमेंट्स हैं सोशल और रिलीजियस मूवमेंट, तो ब्रह्मो समाज जो है उनकी स्टार्टिंग थी, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल जो है कंसीडर किया जाता है। वैसे ही जो आर्य समाज है इसको भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल जो है वो कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसका जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा ऑन द इंडियन सोसाइटी। नाउ द नेक्स्ट इज़ रामाकृष्णा मिशन। तो रामाकृष्णा मिशन जो है उसको 1897 में फाउंड किया गया बाय स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ये पिक्चर जो है ये स्वामी विवेकानंद जी की है। तो जो स्वामी विवेकानंद थे वो अपने गुरु रामाकृष्णा परमहंस से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने रामाकृष्णा मिशन जो है उसको फाउंड किया। ठीक है, उन्होंने अपने गुरु के नाम पे ही मिशन का नाम भी रखा है। ठीक है, उनके गुरु का नाम है रामाकृष्णा परमहंस, तो जो उनका मिशन है, जो उनकी मूवमेंट है स्वामी विवेकानंद जी की, उसका नाम भी रामाकृष्णा मिशन ही है। ठीक है, तो ये जो रामाकृष्णा मिशन था ये बिलीव करता था कि सारे जो रिलीजन्स हैं दे ऑल लीड टू द सेम ट्रुथ, यानी कि कोई भी रिलीजन जो है वो इन्फीरियर नहीं है, कोई भी रिलीजन जो है वो सुपीरियर नहीं है। सारे रिलीजन जो है वो एक ही चीज़ सिखाते हैं कि हमें जो है सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए, अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कहना है रामाकृष्ण मिशन का कि कोई भी रिलीजन जो है वो गलत टीचिंग नहीं देता है, सारे रिलीजन जो है हमें सही के रास्ते पे चलना जो है वो सिखाते हैं, और कोई भी रिलीजन जो है सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है। ठीक, और जो रामाकृष्णा मिशन है ये किस पे फोकस करता है, किस चीज़ को एम्फोसाइज़ करता है, किस चीज़ पे जोर देता है? रिलीजियस हार्मनी पे जोर देता है कि हमें जो डिफरेंट रिलीजन्स के जो लोग हैं उनको आपस में लड़ना नहीं चाहिए, आपस में शांति से रहना चाहिए, क्योंकि सारे रिलीजन जो है वो एक ही बात कहते हैं, सारे रिलीजन का जो पर्पज़ है वो एक ही है। ठीक है,
बेशक पाथ्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जो डेस्टिनेशन है वो तो सभी लोगों की एक ही है ना, सब लोग इंसान हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि कोई हिंदू रिलीजन का है, कोई मुस्लिम रिलीजन का है, लेकिन जो अल्टीमेट जो इंसान का सच है वो तो सेम ही है ना। और स्पिरिचुअलिटी को जो है प्रमोट किया है रामाकृष्ण मिशन ने, और सेल्फलेस सर्विस को भी प्रमोट किया है, ठीक है। तो जो विवेकानंद है वो क्या कहते हैं कि सर्विंग ह्यूमैनिटी इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत जो है, ये सबसे उच्च फॉर्म है किसकी, वर्शिप की। ऐसा नहीं है कि आप जो है मंदिर में जा रहे हो, ठीक है, भगवान को काफ़ी ज़्यादा प्रसाद जो है वो चढ़ा रहे हो, ठीक है, काफ़ी सारी रिचुअल जो है उनको फॉलो कर रहे हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपके अंदर जो है बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है, ठीक है। तो आपकी उस वर्शिप का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी इंसान की मदद कर रहे हो जो कि ज़रूरतमंद है, तो ही जो है आप सच्ची भक्ति कर रहे हो, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत जो है, वो हाईएस्ट फॉर्म है वर्शिप की। जो रामाकृष्ण मिशन है उसने क्या इस्टेब्लिश किए, स्कूल्स इस्टेब्लिश किए, कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज़ और रिलीफ सेंटर्स को भी जो है इस्टेब्लिश किया पूरे इंडिया में, ठीक है। तो रिलीफ सेंटर्स क्या होते हैं, रिलीफ सेंटर्स ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों को जो है हेल्प किया जाता है और उनको सपोर्ट किया जाता है एट द टाइम ऑफ फ्लड्स हो गया, एट द टाइम ऑफ फेमाइंस या बाकी कोई अगर नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है। तो उस टाइम पे लोगों को जो है हेल्प की जाती है, सपोर्ट की जाती है जिन जगहों पर, उन जगहों को हम लोग रिलीफ सेंटर्स बोलते हैं। तो काफ़ी सारे रिलीफ सेंटर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और लाइब्रेरीज़ को जो है इस्टेब्लिश किया रामाकृष्ण मिशन ने। रामाकृष्ण मिशन ने एजुकेशन को प्रमोट किया, डिसिप्लिन को प्रमोट किया और मॉरल वैल्यूज़ को प्रमोट किया, और साथ ही साथ करेक्टर बिल्डिंग को भी प्रमोट किया, स्पेशली अमंग द यूथ। स्पेशली जो यूथ है, जो जवान जो लड़के लड़कियां हैं, उनमें इन सब चीज़ों को जो है प्रमोट किया गया। जो रामाकृष्ण मिशन है इसने दोनों चीज़ों पे फोकस किया, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी और सोशल सर्विस पे भी। स्वामी विवेकानंद की काफ़ी सारी स्पीचेस जो हैं उन्होंने डिलीवर की, कहाँ पे, एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो 1893 में। तो शिकागो में उन्होंने काफ़ी सारी स्पीचेस जो हैं वो दी हैं। तो इससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो इंडियन फ़िलासफ़ी की तरफ आ गई, ठीक है। तो काफ़ी बड़े लेवल पे हम कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने इंडिया को जो है, इंडियन फ़िलासफ़ी को जो है वो पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट किया है। उनका जो मैसेज था वो क्या था, सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेशनलिज्म, और वो कहते थे कि हमें जो है सर्विस करनी चाहिए, ठीक है, सर्विस देनी चाहिए, सेल्फलेस सर्विस जो है वो हमें लोगों को जो है प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इनके जो थाट्स हैं, इनके जो मैसेजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इस चीज़ से जो है इंस्पायर हुए। अब बात करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट की, ठीक है। तो अलीगढ़ मूवमेंट को सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 टू इम्प्रूव द एजुकेशनल एंड सोशल कंडीशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, ये सर सैयद अहमद खान है। इन्होंने 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो है एजुकेशनल और सोशल कंडीशन जो है थी इंडियन मुस्लिम्स की, उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट को स्टार्ट किया, ठीक है। ये क्या मानते थे कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको क्या करना चाहिए, जो मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन है जो कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस की, उसको जो है ऑप्ट करना चाहिए, उसको जो है पढ़ना चाहिए, वाइल प्रिजर्विंग देयर रिलीजियस आइडेंटिटी, ठीक है। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपका जो रिलीजन है, आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, आप उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं है। अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते हुए, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को बचाते हुए, साथ ही साथ अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए मुस्लिम्स को और क्या करना चाहिए, मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन को भी जो है पढ़ना चाहिए। इस मूवमेंट का क्या एम था कि जो ट्रेडिशनल इस्लामिक लर्निंग है, ठीक है, जो इस्लाम जो रिलीजन जो लोगों को सिखाता है, मुस्लिम्स को सिखाता है, उसको, और जो वेस्टर्न एजुकेशन ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस की, ये दोनों चीज़ें जो है मुस्लिम्स को पढ़नी चाहिए। दोनों चीज़ों के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है अलीगढ़ मूवमेंट ने। सर सैयद ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है अलीगढ़ में, उसको फाउंड किया, एस्टैब्लिश किया 1875 में। तो ये जो हमारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है, यही बाद में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाती है। सर सैयद इनकरेज करते हैं कि इंग्लिश को जो है पढ़ा जाना चाहिए, साइंस को पढ़ा जाना चाहिए, और मैथमेटिक्स को जो है पढ़ा जाना चाहिए, और काफ़ी सारे और मॉडर्न सब्जेक्ट्स जो हैं जिनको पढ़ना चाहिए। सर सैयद मानते थे कि जो एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। जो अलीगढ़ मूवमेंट है ये क्या क्रिएट करती है, एक न्यू एजुकेटेड मुस्लिम मिडिल क्लास की जो क्लास है, जो वर्ग है, उसको क्रिएट करती है और इनकरेज करती है सोशल रिफॉर्म्स विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। जो सर सैयद अहमद खान थे, इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में क्या बोला कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको क्या करना चाहिए, ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट करना चाहिए, ठीक है। इन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स ने जो मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस की है, उसको जो है इंडियन मुस्लिम्स को पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ने के लिए जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको कॉपरेट करना चाहिए ब्रिटिशर्स के साथ, ना कि उनके खिलाफ जाना चाहिए। सर सैयद अहमद खान की जो कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न एजुकेशन में, वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी 19th सेंचुरी इंडिया की। अब बात करते हैं सत्यशोधक समाज की। तो सत्यशोधक समाज को 1873 में फाउंड किया गया बाय ज्योतिराव फूले इन महाराष्ट्र। तो ये जो पर्सन है पिक्चर में, ये ज्योतिराव फूले हैं। तो ये जो सत्यशोधक समाज है, ठीक है, सत्यशोधक का क्या मतलब है, सत्यशोधक समाज का क्या मतलब है, सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर्स, मतलब ऐसे लोग जो कि सत्य की तलाश में है, ट्रुथ की तलाश में है, ट्रुथ की सर्च में है, ये ऐसे लोगों की सोसाइटी है, ये ऐसे लोगों का समाज है।
जो सत्यशोधक समाज था उसका क्या एम था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करना है, जो सोशल इनइक्वालिटी जो समाज में एग्जिस्ट करती है उसको ख़त्म करना है, और जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है उसके अगेंस्ट फाइट करना है। ठीक है, पहले पहले क्या था कि जो ब्राह्मण्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते थे इंडियन सोशल हायरार्की में। ठीक है, वो ऐसा समझते थे कि वही जो है वो वेदास को पढ़ने के लायक हैं। ठीक है, जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको जो है इवन कि वेदास को पढ़ने की एक्सेस भी नहीं थी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ब्राह्मणिकल डोमिनेशन थी उस टाइम पे। तो जो सत्यशोधक समाज है वो इस ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को जो है वो फाइट करना चाहता था। फूले ऐसा मानते थे कि हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो डिग्निटी जो है डिजर्व करता है, हर एक पर्सन की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बेशक उसकी कुछ भी कास्ट हो, बेशक उसका कुछ भी जेंडर हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, हर एक पर्सन की अपनी एक डिग्निटी होती है, हर एक पर्सन की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जो मूवमेंट है वो फोकस करती है ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर क्लासेस जो हैं, लोअर कास्ट जो हैं, उनको जो है समाज में एक अच्छा ओहदा जो है वो मिले। ठीक है, जो उनको अनटचेबल जो है कंसिडर किया जाता है उस चीज़ को जो है ख़त्म किया जा सके, उनकी अपलिफ्टमेंट हो बेसिकली। इस चीज़ के ऊपर सत्यशोधक समाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है, दलित्स की अपलिफ्टमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है, वुमेन हो गए, फार्मर्स हो गए, और जो बाकी जो काफ़ी लोअर स्ट्राटा है सोसाइटी का, तो उसमें जो लोग आते हैं उनको अपलिफ्ट करने की बात जो है सत्यशोधक समाज करता है। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जो हैं ये कुछ स्कूल्स जो हैं गर्ल्स के लिए वो एस्टेब्लिश करते हैं इंडिया में, और मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज़ जो हैं उनके लिए भी स्कूल्स जो हैं वो ओपन अप किए जाते हैं। ठीक है, एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है एज ए की टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो है एजुकेशन को प्रमोट करने से ही सोसाइटी जो है वो बदलेगी। जो सत्यशोधक समाज है ये क्या करता है, जो ट्रेडिशनल सोशल हायरार्कीज़ हैं, ठीक है, सोशल हायरार्कीज़ यानी कि ये जो सिस्टम बनाया गया है कि सबसे ऊपर होंगे ब्राह्मण्स, ठीक है, उसके नीचे होंगे क्षत्रियास, देन होंगे आपके वैश्यास, देन होंगे शूद्रास। ठीक, तो ये जो सोशल हायरार्की जो है क्रिएट की गई है, इस चीज़ को जो है चैलेंज करते हैं, इस चीज़ के जो है काफ़ी अगेंस्ट होते हैं सत्यशोधक समाज के लोग। सत्यशोधक समाज जो है वो इक्वालिटी, जस्टिस और ह्यूमन राइट्स में बिलीव करता है। ठीक है, इसके जो आइडियाज़ हैं ये बाद में लीडर्स लाइक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इनको इन्फ्लुएंस करते हैं सत्यशोधक समाज के आइडियाज़, और सत्यशोधक समाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाउंडेशन बन जाती है जो आने वाली मूवमेंट्स है इंडिया में उसकी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स की। ठीक है, जिन्होंने वुमेन के लिए जो है काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो प्रमोट करने की बात कही है। ठीक है, तो पहले पर्सन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये क्या करते हैं, विडो रीमैरिज को जो है सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है पहले वीडियोज़ को ऐसा बोला जाता था कि वो दोबारा शादी नहीं कर सकती हैं, तो विडो रीमैरिज को जो है सपोर्ट करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। की ऐसा नहीं है कि अगर एक पर्सन जो है उसके हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो वो दोबारा से वुमेन शादी ना करे, दोबारा से अपना घर ना बसाए, दोबारा से एक न्यू लाइफ जो है वो स्टार्ट ना करे। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, इसीलिए जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं वो विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते हैं। ठीक, और साथ ही साथ ये वुमेन एजुकेशन को भी सपोर्ट करते हैं। इनकी वजह से क्या हुआ, जो विडो रीमैरिज एक्ट ब्रिटिशर्स ने पास किया 1856 में, तो इनकी हेल्प से जो है ये पास हो पाया। उसके बाद बात करते हैं पंडिता रमाबाई की। इन्होंने वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया, इन्होंने विधवाओं के लिए काम किया, और इन्होंने काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशंस जो है वुमेन के लिए वो एस्टैब्लिश किए। नाउ द नेक्स्ट इज सावित्रीबाई फूले। ये पहली फीमेल टीचर थी मॉडर्न इंडिया की। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पहली फीमेल टीचर थी मॉडर्न इंडिया की। इन्होंने और ज्योतिराव फूले ने काफ़ी सारे स्कूल्स जो हैं वो गर्ल्स के लिए स्टार्ट किए, और इन्होंने कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट भी जो है वो फाइट की है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, तो आपने अभी काफ़ी सारी सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, बेशक इन्होंने काफ़ी सारे जो सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट चेंजेस इंडियन सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किए। सती प्रथा को बैन करवाने में इन मूवमेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, विडो रीमैरिज एक्ट पास करने में इन मूवमेंट्स का जो है काफ़ी बड़ा हाथ है। लेकिन फिर भी इन मूवमेंट्स को जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ जो है वो लोगों ने किया है। तो क्यों इन मूवमेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया गया? पहला तो ये रीज़न था कि ऐसा कहा गया कि ये जो मूवमेंट्स हैं ये अर्बन, एजुकेटेड और जो अपर क्लास जो सेक्शंस हैं सोसाइटी की, सिर्फ उन लोगों तक ही सीमित रही जो लोग कंट्री साइड में रहते हैं। ठीक है, जो लोग गांव में रहते थे और जो लोअर कास्ट के लोग थे वो जो है इस मूवमेंट को इतना ज़्यादा जो है ज्वाइन नहीं कर पाए। उन लोगों तक इन मूवमेंट्स की जो अवेयरनेस है वो नहीं पहुंची। ठीक है, तो एक इस बेसिस पे जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता है इन मूवमेंट्स को। सेकंड चीज़ क्या बोली गई है कि ये जो डिफरेंट सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं ये सिर्फ सोशल और रिलीजियस इश्यूज़ को ही डिस्कस करती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे कि पॉवर्टी हो गया, लैंड एक्सप्लॉयटेशन हो गया और कॉलोनियल रूल हो गया, इसके ऊपर जो है कोई भी बात इन मूवमेंट्स के द्वारा जो है नहीं की जाती है। ठीक है, पॉवर्टी जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, लैंड एक्सप्लॉयटेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट कर रहे थे, उन्होंने जो हम पे कॉलोनियल रूल एस्टैब्लिश किया हुआ था, जो हमारी वेल्थ को ड्रेन करके ब्रिटेन ले जा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन इन मूवमेंट्स ने इनके बारे में कोई भी बात नहीं की है। बस सोशल ईवल्स जो हैं सोसाइटी में उनको कैसे ख़त्म करना है, रिलीजियस जो ईवल्स थे, रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस थी उनमें कैसे सुधार लाना है, बस इसके बारे में ही इन मूवमेंट्स ने बात की है। इसलिए इन मूवमेंट्स को जो है क्रिटिसाइज़ किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आर्य समाज की बात की गई है। ठीक है, तो जब आपने आर्य समाज पढ़ा तो आपने देखा कि आर्य समाज में जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो क्या स्लोगन देते हैं,
कम बैक टू द वेदास, कि हमें जो है हमारी जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं उनकी तरफ जाना चाहिए, वेदास को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट देने से कि कम बैक टू द वेदास और वेदास को जो है हमें पढ़ना चाहिए, इस तरह की स्टेटमेंट से जो हिंदूज़ और जो मुस्लिम्स हैं या बाकी जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में जो है वो टेंशंस जो हैं वो क्रिएट होती हैं, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। और क्रिटिक्स ने क्या बोला कि इन मूवमेंट्स में जो वुमेन राइट्स की बात की गई है, कास्ट इक्वालिटी की बात की गई है, तो क्रिटिक्स कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं सोसाइटी में बहुत धीरे धीरे जाकर जो हैं वो ठीक होती हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो थ्योरी में ही रह जाती हैं और एक्चुअली जो है प्रैक्टिस में नहीं आ पाती। हिस्टोरियन शेखर बंदोपाध्याय क्या कहते हैं कि ये जो मूवमेंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशल चेंजेस जो हैं वो इंडिया में इंट्रोड्यूस करती हैं, लेकिन उनकी जो सोशल रीच होती है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है। ठीक है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि काफ़ी सारी मूवमेंट्स जो हैं वो सिर्फ अर्बन एजुकेटेड और अपर क्लास सेक्शन जो है सोसाइटी के बस उन्हीं तक सीमित रह जाती हैं। जो रूरल लोग होते हैं, जो गाँव में रहते हैं और जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, उन तक तो ये मूवमेंट्स जो है वो पहुँचती ही नहीं है। ठीक है, तो ये कहना है शेखर बंदोपाध्याय का भी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।